चलिए, दैट इज गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? सर, आज की ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन कर दीजिए, बहुत ज्यादा कूल मौसम है। ठीक है, अभी जो है क्लास कर लेते हैं, क्लास के बाद जो है थोड़ा सा मैं सर से डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग ऑनलाइन में भी हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है, तो अभी क्लास कर लेते हैं, क्लास के बाद मैं सर से बात कर लूंगा। अगर हो पाएगा तो हम आपकी जो है जो क्लास है वो आपकी जो है ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, चल। सब बारिश तो काफी हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, चल। हाँ, डाइलेक्ट्रिक लॉस करा देंगे, क्यों परेशान हो। पावर सिस्टम में भी जब आपको मैं केबल पढ़ाऊंगा तो वहाँ डाइलेक्ट्रिक लॉस का सेपरेट जो है डेरिवेशन वेरिएशन कराऊंगा। ठीक है, और जिस दिन मुझे टाइम मिल जाएगा पहले जो मेन चीजें हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो लोड के पावर फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। लीडिंग लोड के लिए आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अलग होता है, लैगिंग लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अलग होता है, और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अलग होता है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ एक मिनट, पेन कहाँ चलेगा मेरे। ठीक है, चल। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन, आपको लिखना नहीं है, आपको देख लेना है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। दैट इज फार्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नोट करके मैं लिख रहा हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन का हम लोगों ने फार्मूला निकाला है। वोल्टेज रेगुलेशन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फार्मूला होता है दैट इज रिसीविंग इन करंट डिवाइडेड बाई रिसीविंग इन वोल्टेज, ब्रैकेट में हो जाएगा आर कॉस फाई आर प्लस माइनस दैट इज एक्स साइन फाई आर। ठीक है, ये फार्मूला था आपके पास। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे पॉजिटिव साइन लेते हैं अगर आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लगा होता है, दैट इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए आप प्लस साइन लेते हैं, और बेटा माइनस साइन लेते हैं फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर की आपको कौन सा साइन लेना है बेटा, माइनस साइन लेना। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं दोनों फार्मूले को अलग अलग लिखूं, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला लिखूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आपके पास हो जाएगा दैट इज रिसीविंग इन करंट, दैट इज रिसीविंग इन करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज, ब्रैकेट में आ जाएगा आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। और मैंने आपको बताया था बेटा कि रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, रिएक्टेंस भी आपका पॉजिटिव होता है, और आप देखेंगे लैगिंग पावर फैक्टर लोड है तो जो फाई आर की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। 0 से बड़ी होगी, 90 डिग्री से कम होगी, तो कॉस फाई आर भी पॉजिटिव होगा, साइन फाई आर भी पॉजिटिव होगा। तो आर कॉस फाई आर पॉजिटिव नंबर है, एक्स साइन फाई आर भी पॉजिटिव नंबर है। तो लैगिंग लोड के केस में जब भी आपसे बात की जाएगी तो हमेशा कैसा रेगुलेशन मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही केवल आपको मिलने वाला है। ठीक है, दैट इज अगर आपके पास कैसा पावर फैक्टर है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड केवल और केवल कैसा रेगुलेशन मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीडिंग पावर फैक्टर के केस की, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड के केस में अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला लिखूंगा दैट इज रिसीविंग इन करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा आर कॉस फाई आर माइनस एक्स साइन फाई आर, यही आने वाला है।
और आप देखेंगे दैट इज आपका लीडिंग पावर फैक्टर लोड है, दैट इज आरसी लोड है, तो जो फाई आर होगा वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो कॉस 0 से 90 के बीच में प्लस होता है और साइन भी 0 से 90 के बीच में प्लस होता है। रेजिस्टेंस पॉजिटिव, रिएक्टेंस पॉजिटिव, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो लीडिंग लोड के केस में जब भी आप लीडिंग लोड का पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे तो तीन पॉसिबिलिटी है कि आपको पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर आपके पास दैट इज निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर के लोड केस में तीनों पॉसिबिलिटी है, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव कब आएगा? जब आर कॉस फाई आर की वैल्यू एक्स साइन फाई आर से बड़ी होगी, तब रेगुलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आर कॉस फाई आर एक्स साइन फाई आर के बराबर होगा तो रेगुलेशन कितना हो जाएगा? जीरो। अगर दोनों नंबर बराबर होंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। और बेटा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन तब मिलेगा जब आर कॉस फाई आर की वैल्यू एक्स साइन फाई आर से कम होगी, ये कम होगा, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो डिफरेंस आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी हम जो है लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे तो तीनों वैल्यू पॉसिबल है रेगुलेशन की, दैट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव विल बी देयर। अच्छा, रेगुलेशन आप प्रैक्टिकली कितना चाहते हैं? रेगुलेशन आप देखेंगे, रेगुलेशन क्या होता है? जब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके आएंगे तो आपके रिसीविंग एंड में जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है अगर चेंज ज्यादा होगा, ठीक है, चेंज ज्यादा होगा जब नो लोड से फुल लोड, क्योंकि जब फुल लोड में लेके आएंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप होगा। जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना रिसीविंग इन वोल्टेज क्या होता चला जाएगा? रेटेड से कम होता चला जाएगा, और रेटेड से कम होता चला जाएगा उतना ही आपका जो लोड होगा वो रेटेड से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, लोड के डैमेज होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो आपको हमेशा चाहिए कि आप वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम चाहेंगे, ठीक है। आपका वोल्टेज रेगुलेशन प्रैक्टिकली कम से कम होना चाहिए। आइडियली कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो दैट इज द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। और अगर वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके लोड के डैमेज होने का चांस ज्यादा होगा, तो दैट इज कॉल्ड द वर्स्ट, सबसे बेकार। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन विल बी देयर। मैक्सिमम अगर रेगुलेशन आपको मिल रहा है तो वर्स्ट होगा, अगर आपको जीरो मिल रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना आपके लिए, आप बोलेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू इंप्रूव हो रही है, ठीक है, अच्छी हो रही है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कम आपको अगर मिलेगा तो वो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज्यादा मिलेगा वो आपके लिए वोल्टेज रेगुलेशन आपका खराब होगा, क्योंकि उस समय लोड के डैमेज होने के चांस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर लोड मतलब रजिस्टिव लोड। यूनिटी पावर फैक्टर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला आया था बेटा, रिसीविंग इन करंट इनटू दैट इज ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वीआर। और आप देखेंगे आपका जो है रेजिस्टेंस कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। करंट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, दैट इज। और आपका जो रिसीविंग वोल्टेज है वो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। करंट आपका 2 एम्पियर, 4 एम्पियर या फिर किलो एम्पियर में करंट फ्लो करता है ट्रांसमिशन लाइन में, और वोल्टेज आपका जो है दैट इज किलो वोल्ट विल बी देयर, ठीक है। 1 किलो एम्पियर, 2 किलो एम्पियर, 4 किलो एम्पियर यहाँ पर करंट होगा, लाइक दैट वोल्टेज भी आपका किलो वोल्ट में होगा, रजिस्टेंस भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर के केस में भी कैसा रेगुलेशन मिलता है? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही क्या होता है? पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब हम कंडीशन निकालना चाहते हैं कि किस पावर फैक्टर के केस में जीरो रेगुलेशन, जीरो रेगुलेशन मतलब बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन आपको कब मिल सकता है। तो जीरो मिलने के लिए आपको कैसा लोड लगाना पड़ेगा? लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगाना पड़ेगा। जिस समय लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे तभी वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलेगा? आपको जीरो मिल सकता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी चाहिए? जीरो चाहिए, और उस हिसाब से आप अपनी कंडीशन को क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले। अब हम देखना चाहते हैं कि लोड में क्या चीज वेरिएबल होती है। आपके हाथ में जो लोड होता है, लोड का आप जो है रेजिस्टेंस या फिर आप जो है उसके रिएक्टेंस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लोड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब आप चेंज करते हैं तो लोड का जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। और लोड का अगर पावर फैक्टर एंगल चेंज होता है तो आप बोलते हैं कि आप उसका पावर फैक्टर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं।
तो पावर फैक्टर को चेंज करने के लिए आपको फाई आर चेंज करना पड़ेगा, दैट इज लोड का पावर फैक्टर एंगल, मतलब लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का एंगल चेंज करते हैं तो उसका पावर फैक्टर चेंज होता है। तो बेसिक जो चीज आपके हाथ में होती है, आपके लोड का रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस, आप जनरली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लोड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को चेंज करके आप जो है अपने लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का एंगल चेंज करते हैं, और अगर बीच का एंगल चेंज हो जाएगा, उसी एंगल का कोसाइन क्या होगा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो दैट इज आपका जो हाथ में होता है वो फाई आर होता है, रिसीविंग इन पावर फैक्टर एंगल आप चेंज करते हैं, दिस इज द वेरिएबल पैरामीटर। पावर फैक्टर फाई आर के चेंज होने से पावर फैक्टर, तो आपका जो है डायरेक्ट आप पावर फैक्टर नहीं चेंज कर सकते, आप जो है फाई आर को चेंज करते हैं। तो आपको देखना है कि जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन 0 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज एंड रिसीविंग इन करंट, या फिर लोड के टर्मिनल वोल्टेज वीआर और लोड के टर्मिनल करंट के बीच में मैं कितना एंगल रख दूं कि वोल्टेज रेगुलेशन आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि 0 वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको चाहिए तो आपको किस नेचर का लोड लगाना पड़ेगा, लीडिंग पावर फैक्टर। यहां से मैंने आपको लिख के दिखाया है कि रेगुलेशन आपको 0 तभी मिल सकता है जब आप लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई आर जब वोल्टेज रेगुलेशन 0। अगर आपको आपके रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट के बीच का एंगल मालूम है, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन 0 एंगल मालूम है, उसी एंगल का कोसाइन ले लेंगे तो आपको लोड का पावर फैक्टर मिल जाएगा जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, 0। अगर आपको लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट आई आर के बीच का एंगल मालूम है जिस समय रेगुलेशन 0, उसी एंगल का कोसाइन लेने पे लोड का पावर फैक्टर आएगा किस कंडीशन में, जिस समय रेगुलेशन क्या होगा जी। तो वेरिएबल पैरामीटर आपका क्या है, बेसिक आपका वेरिएबल पैरामीटर फाइव। मैं इस चीज को फिगर से बना के अब यहां से आपको चीजें बना ली, ठीक है। कंडीशन हम लोग लिखने जा रहे हैं, कंडीशन हेडिंग डालिए, कंडीशन कंडीशन फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। 0 वोल्टेज रेगुलेशन जिस समय मिलेगा, कब मिल सकता है, किस नेचर का लोड लगाएंगे, एग्जामिनेशन पूछा जाता है। और जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा उस समय लोड का पावर फैक्टर, लोड का पावर फैक्टर मैंने बताया था कॉस फाई आर होता है। आपको फाई आर चाहिए जिस समय रेगुलेशन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई आर। अगर फाई आर मालूम होगा, फाई आर का लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर है, लोड का टर्मिनल करंट आई आर, इनके बीच का एंगल। तो जैसे जैसे आप लोड के दैट इज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को चेंज करेंगे तो वी आर और आई आर के बीच का एंगल जो फाई आर होगा वो चेंज होगा, वो चेंज होने से पावर फैक्टर चेंज होगा। आप चेक करना चाहते हैं कि मैं आपके जो है आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और आई आर के बीच जो एंगल फाई आर, इसको कितना रख दूं कि आपका रेगुलेशन क्या हो जाए, 0। तो रेगुलेशन 0 चाहिए, फाई आर निकाल लेंगे, उस फाई आर को रखने पर रेगुलेशन क्या हो जाएगा, 0। और जैसे में रेगुलेशन 0, फाई आर की वैल्यू मान लो पुट कर देंगे, उसका कोसाइन ले लेंगे तो आपको पावर फैक्टर मिलेगा, ठीक है। चलो, तो पहला चीज क्लियर होना चाहिए कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 कब मिलेगा, व्हाट इज द नेचर। आपको वोल्टेज रेगुलेशन 0 तभी मिल सकता है जब किस नेचर का लोड लगाएंगे, लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगाने वाले। तो देख लो बेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे रेगुलेशन 0 मिलेगा ऑकर्स एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड और लीडिंग नेचर ऑफ लोड। ये क्लियर है, जब लोड का नेचर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, नेचर ऑफ द लोड इज लीडिंग, ये लिख देता हूं, नेचर ऑफ द लोड इज लीडिंग। जब लीडिंग लोड के नेचर लगाएंगे, मतलब आरसी लोड लगाएंगे, तभी रेगुलेशन 0 मिल सकता है। द नेचर ऑफ लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, किस नेचर का होगा, लीडिंग नेचर का होगा, ठीक है। तभी आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इस चीज को मैं समझाने की भी कोशिश करता हूं। ये आपके पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। अब देखना चाहते हैं कि
आपका एक्चुअली में क्या चीज वेरिएबल, लोड में आपके हाथ में क्या चीज होती है जिसको चेंज करके आप जो है आप अपने लोड के टर्मिनल वोल्टेज वीआर और आईआर के बीच के एंगल को चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज द मॉडल ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। नाउ दिस इज टोटल रेजिस्टेंस एंड दिस इज टोटल इंडक्टेंस। एसी है, हर एक एलिमेंट इंपीडेंस ऑफर करेगा। रजिस्टर कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस के बराबर। इंडक्टर कितना इंपीडेंस ऑफर करेगा, दैट इज jx, and what is the x will be there, x is nothing but the total reactance, total inductive reactance, that is equal to j omega l, और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, दिस इज नथिंग बट द ओम। ठीक है, टोटल सीरीज इंपीडेंस कितना होगा बेटा, दैट इज z इज इक्वल टू r प्लस jx, दिस इज r प्लस jx क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। ठीक है, नाउ दिस इज द सेंडिंग इन वोल्टेज can be represented by Vs, per phase मॉडल बना रहा हूं। Sending in current can be represented by, that is nothing but the Is। Receiving in voltage can be represented by Vr, and the receiving in current can be represented by IR। चल, लोड लगा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए, लोड लगा रहा हूं पहली बार, जरा ध्यान से देखिए। अभी मैं लीडिंग नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जनरली इंडक्टिव लोड होते तो इंडक्टिव लोड बना रहा हूं, दिस इज आर। मैं दिखाना चाहता हूं कि लोड में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। दिस इज द लोड, दिस इज योर लोड, दिस इज लोड। लोड के रेजिस्टेंस को आप आरएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोड के रिएक्टेंस को आप जेएक्सएल, सफिक्स में एल लगा है, एल मतलब हेलो, सफिक्स में मैंने एल लगाया, एल का मतलब ये लोड का रेजिस्टेंस है, एल का मतलब ये लोड का रिएक्टेंस है। ठीक है, आरएल लोड का रेजिस्टेंस है, दैट इज एक्सएल क्या, लोड का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द लोड। ठीक है, नाउ दिस इज द लोड। लोड का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बेटा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द लोड, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द लोड इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रिसीविंग इन वोल्टेज के बराबर होगा, और लोड का जो टर्मिनल करंट है, लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। ठीक है, तो अगर मैं लोड का पावर फैक्टर लिखूं, लोड पावर फैक्टर इज नथिंग बट द कॉस फाई आर, दैट इज कॉस फाई आर, दैट इज आपका फाई आर क्या बेटा, दैट इज लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड का टर्मिनल करंट आई आर के बीच के एंगल का कोसाइन। तो बेटा आपने लोड के टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट के बीच कितना एंगल माना, फाई आर। ठीक है, जो कि रिसीविंग इन वोल्टेज ही लोड वोल्टेज है और रिसीविंग करंट ही आपका लोड करंट है, उनके बीच का एंगल क्या है, फाई आर। उसी एंगल का कोसाइन लेने पे क्या मिलेगा, लोड का पावर फैक्टर मिलेगा। और कोई आपसे वैल्यू पूछे फाई आर, अच्छा अगर मैं लोड का, आपको रेजिस्टेंस मालूम है, रिएक्टेंस मालूम है, तो आप लोड का इंपीडेंस लिख सकते हैं। लोड इंपीडेंस ZL इज कॉल्ड लोड इंपीडेंस, दिस इज RL प्लस JXL। ठीक है, नाउ लोड का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, लोड इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज लोड का, दिस इज कॉल्ड लोड इंपीडेंस, दिस इज कॉल्ड लोड इंपीडेंस, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज लोड इंपीडेंस, लोड इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। और बेटा इंपीडेंस एंगल अगर कोई पूछ ले, लोड का जो इंपीडेंस होगा वो रेफरेंस से जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड, हेलो, इंपीडेंस एंगल क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, इंपीडेंस एंगल ये आपका क्या होता है, दैट इज वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है वो इंपीडेंस एंगल होता है। कितना एंगल माना है, दैट इज लोड का टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड का टर्मिनल करंट दैट इज आई आर, इसके बीच का एंगल कितना माना है, फाई आर। और बेटा आपके लोड के
टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट के बीच जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल बेटा आपका जो इंपीडेंस का फेजर होगा वो आर के फेजर से बनाएगा, मतलब रेफरेंस से इंपीडेंस का जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, फाई आर होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ मशीन की क्लास में। हाँ बिल्कुल कैपेसिटी लगा होगा, मैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल अभी कंडीशन बता रहा हूँ कि क्या आपका जो है चेंजेबल होता है लोड में। ठीक है, दैट इज मुनीश कुमार, मुकेश कुमार, मैं आपको जो है अभी यहाँ पर रेगुलेशन की कंडीशन नहीं निकाल रहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पावर फैक्टर में क्या वेरिएबल होता है। हम लोग क्या वेरिएबल करेंगे, कॉस फाई वेरिएबल होता है कि फाई आर वेरिएबल होता है लोड का। ठीक है, तो लोड का इंपीडेंस एंगल निकालूंगा। लोड का इंपीडेंस एंगल क्या होगा, जो लोड का जो है जो इंपीडेंस होगा वो आपके लोड के रजिस्टर से जो एंगल बनाएगा, दैट इज आरएल और जेडएल के बीच जो एंगल बनेगा वही आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज वीआर और टर्मिनल करंट के बीच के एंगल होगा, दैट इज नथिंग बट द फाई आर। तो लोड इंपीडेंस एंगल दैट इज फाई आर क्या बेटा, दिस इज लोड पावर फैक्टर एंगल बोलिए या फिर लोड इंपीडेंस एंगल बोलिए। लोड का जो इंपीडेंस है वो आपके दैट इज लोड के रजिस्टर या फिर रेफरेंस से कितना एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड फाई आर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, अगर मैं इसका एंगल निकालूंगा, अगर मैं इसका एंगल अच्छा, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, आपको लोड का इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड मालूम है और बेटा आपका लोड का जो इंपीडेंस का फिर रेफरेंस कितना एंगल में, फाई आर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, दैट इज मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ जेडएल, एंगल कितना है, फाई आर। तो अगर बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, इंपीडेंस का एंगल जो होगा दैट इज कॉल्ड दैट इज फाई आर, जिसको लोड पावर फैक्टर एंगल बोला, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना आएगा, दैट इज tan इनवर्स दैट इज एक्सएल बाई आरएल। ठीक है, पावर फैक्टर इज नथिंग बट द लोड का पावर फैक्टर, इस एंगल का कोसाइन लेने पे क्या मिलेगा, पावर फैक्टर। इसको आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड फाई आर इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर एंगल, या फिर ये क्या है बेटा, लोड इंपीडेंस एंगल। लोड का जो इंपीडेंस है जेडएल वो आपके रेफरेंस से इतने एंगल पे होगा, लोड इंपीडेंस एंगल मैं बना के भी दिखा देता हूं। ठीक है, दैट इज अगर मैं लोड के इंपीडेंस का फेजर बनाऊंगा तो मुझे लोड के रजिस्टर के फेजर में लोड के रिएक्टेंस के फेजर को ऐड करना पड़ेगा। रजिस्टर एक रियल नंबर होता है, रेफरेंस डायरेक्शन में आएगा। जे एक्सएल का फेजर जो होगा रजिस्टर लोड के रजिस्टर के फेजर में जे एक्सएल के फेजर को ऐड करेंगे। जे एक्सएल का फेजर जो होगा वो रेफरेंस से 90 डिग्री लीड करेगा और इनका जो रिजल्टेंट फेजर है दैट इज लोड इंपीडेंस, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस फेजर की लेंथ के बराबर होगा, इस फेजर की जो लेंथ होगी वही इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। और बेटा जो इंपीडेंस का फेजर है वो रेफरेंस से कितना एंगल बनाएगा, दैट इज फाई आर। ठीक है, और जितना एंगल बेटा लोड के रजिस्टर और इंपीडेंस के बीच में होगा दिस इज कॉल्ड लोड इंपीडेंस एंगल। उतना ही बेटा लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट दैट इज वीआर और आईआर के बीच में भी उतना एंगल होगा। तो दैट इज लोड के टर्मिनल वोल्टेज वीआर और लोड के टर्मिनल करंट दैट इज आईआर के बीच में कितना एंगल होगा, सेम। दिस इज नथिंग बट द लोड इंपीडेंस एंगल बोलिए, या फिर इसी एंगल का कोसाइन लेने पे पावर फैक्टर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब आप क्या करते हैं, अब आपको अपने लोड के पावर फैक्टर को क्या करना है, चेंज करना है, मतलब कॉस फाई आर को चेंज करना है। कॉस फाई आर में फाई आर को चेंज करते हैं, फाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। तो आप क्या करते हैं, अगर आप लोड के पावर फैक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो या तो आप लोड के रजिस्टर को चेंज करते हैं, या तो आप लोड के रजिस्टर को चेंज कर सकते हैं, फिर लोड के रिएक्टेंस को। ध्यान से देखिए, अगर आप लोड के रजिस्टर को चेंज करेंगे तो भी आपका लोड पावर फैक्टर एंगल चेंज होगा, या फिर अगर आप लोड के रिएक्टेंस को चेंज करेंगे तो भी आपके लोड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अगर ये चेंज होगा तो बेटा लोड का पावर फैक्टर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जनरली आपके हाथ में ये होता है बेटा लोड में,
या तो आप लोड के रजिस्टर को चेंज करते हैं या फिर आप लोड के रिएक्टेंस को चेंज करते हैं, दोनों में से एक चीज को चेंज करते हैं तो बेटा लोड पावर फैक्टर एंगल चेंज होता है। फाई आर इज द मेन वेरिएबल, और लोड फाई आर चेंज होगा तो लोड का पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो जनरली आपसे बोला जाता है कि आप अगर आप लोड के पावर फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, आपको चेक करना है कि यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस, लोड के रेजिस्टेंस या फिर लोड के रिएक्टेंस को चेंज करूंगा। एक ऐसा बेटा लोड पावर फैक्टर एंगल होगा जिस एंगल पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और जिस एंगल पे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा उसी एंगल का कोसाइन लेने पे आपका लोड का पावर फैक्टर आ जाएगा जब आपका रेगुलेशन क्या है, जीरो। और बेटा फाई आर को चेंज कर रहे हैं, हेलो, लोड के जब आप रजिस्टर या फिर रिएक्टेंस को चेंज करेंगे तो फाई आर चेंज होगा। फाई आर चेंज होने का मतलब है कि लोड के रजिस्टर और लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट के बीच का एंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बेटा लोड के रजिस्टर को चेंज करेंगे या फिर आप लोड के रिएक्टेंस को चेंज करेंगे तो लोड पावर फैक्टर एंगल चेंज होगा। लोड पावर फैक्टर एंगल चेंज होगा मतलब आपके लोड का टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट के बीच का एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस एंगल के चेंज होने से पावर फैक्टर चेंज हो रहा है। एक ऐसा एंगल होगा लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और आई आर के बीच में कि उस समय रेगुलेशन क्या मिल जाएगा, जीरो। उसी एंगल को आपको क्या करना है, सर्च आउट करना है। कई सारे आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर लोड के पावर फैक्टर लगा सकते हो। तो कब कई ऐसे फाई आर होंगे जब आपको जो है लीडिंग फाई आर होंगे, उनमें से वो फाई आर आपको सर्च करना है जब आपका रेगुलेशन क्या होगा, जीरो। जिस समय रेगुलेशन जीरो है, अगर आपको लोड पावर फैक्टर एंगल मालूम है तो उसी का कोसाइन लेने पे वो आपको लोड पावर फैक्टर मिल जाएगा जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मेन पावर फैक्टर को चेंज कराने की आप क्या चेंज कराते हैं बेटा, फाई आर। और फाई आर को कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज लोड के रजिस्टर या फिर रिएक्टेंस को चेंज करके। अगर लीडिंग लोड होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव लोड होगा तो दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे, लोड के रजिस्टर और रिएक्टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि वो फाई आर सर्च करना है जब रेगुलेशन क्या हो जाए, जीरो। तो मेन वेरिएबल इस फार्मूले में क्या है, फाई आर इज द मेन वेरिएबल। ठीक है, चलो अब निकालने जा रहे हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, तो फाई आर इज द मेन वेरिएबल। मैंने आपको बताया है पावर फैक्टर चेंज कराने के लिए आप डायरेक्ट पावर फैक्टर नहीं होता लोड में लोड का रजिस्टर या फिर रिएक्टेंस होता है, उसको चेंज करते तो फाई आर चेंज होता है, और फाई आर चेंज होगा तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, चेंज होगा। आपको वो फाई आर सर्च करना है जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, किसी को कोई शक हो तो बताओ। हो गया हो तो मुझे बता दे। कंडीशन निकालने जा रहे हैं जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, पहला चीज आपको क्लियर है कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड होना चाहिए, और उस समय पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। पावर फैक्टर निकालना है तो आपको फाई आर चाहिए होगा जब आपका रेगुलेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, चल मेरे ख्याल से सभी का हो गया है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, चल तो आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए रेगुलेशन का फार्मूला निकाल लेते हैं। व्हाट द फार्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, receiving in current divided by receiving in voltage, that is this is r cos phi r minus x sin phi r. This is the formula for voltage regulation for leading power factor load. और लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगा दिया है, ये आपका रेगुलेशन आ रहा है। रेगुलेशन आपको कितना चाहिए, जीरो रेगुलेशन चाहिए। तो आपको देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई आर जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, जीरो। फाई आर निकालने का मतलब लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच उतना एंगल रखने पे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, अगर उसमें वी आर और आई आर के बीच का एंगल मालूम है, उसी एंगल का कोसाइन लेने पे पावर फैक्टर आ जाएगा किस समय, जब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो। तो आप क्या करेंगे, लिख रहा हूं, रेगुलेशन कितना चाहिए, दैट इज जीरो। ठीक है, यू वांट टू रेगुलेशन जीरो, बस रेगुलेशन की वैल्यू जीरो रखिए और अपने फाई आर को कैलकुलेट करिए कि जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है उस समय आपने लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और आई आर के बीच जो एंगल रखा है वो एंगल की वैल्यू कितनी है। रेगुलेशन आपको चाहिए जीरो, दिस इज आई आर डिवाइडेड बाई वी आर, आर कॉस फाई आर माइनस एक्स साइन फाई आर। चल
नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये बताओ आपने अपनी ट्रांसमिशन लाइन में लोड लगा रखा है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगा रखा है। अगर लोड लगा रखा है तो क्या रिसीविंग इन करंट जीरो हो सकता है क्या? रिसीविंग इन करंट जीरो हो नहीं सकता है। रिसीविंग इन वोल्टेज जीरो हो सकता है क्या? लोड लगा रखा है तो आपको एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे पावर को सप्लाई करना है, वोल्टेज की वैल्यू भी फाइनाइट होगी। रिसीविंग इन वोल्टेज इज नॉट जीरो, यू कैन नॉट शॉर्ट सर्किट इट। जब तक शॉर्ट सर्किट करेंगे नहीं तब तक रिसीविंग इन वोल्टेज जीरो नहीं होगा। तो लोड लगा रखा है, ना तो बेटा करंट जीरो हो सकता है ना तो वोल्टेज। अगर इस प्रोडक्ट को जीरो होना है तो कम से कम एक नंबर को जीरो होना हो, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो किस नंबर को जीरो होना होगा? इस नंबर को जीरो होना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दिस प्रोडक्ट यू वांट टू जीरो। अगर इस प्रोडक्ट को जीरो होना है तो कम से कम एक नंबर जीरो होना चाहिए, ये नंबर जीरो हो नहीं सकता। ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस नंबर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ये नंबर आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? अगर ये प्रोडक्ट जीरो है तो इस नंबर को किसके बराबर होना पड़ेगा? जीरो। तो ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर को आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा। तो दिस इज नथिंग बट द आर कॉस फाई आर माइनस एक्स साइन फाई आर इक्वल टू जीरो। यहां से आप फाई आर निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई आर? जब रेगुलेशन क्या है? जीरो। उस फाई आर पे रेगुलेशन क्या हो जाएगा? जीरो। आपने रेगुलेशन की वैल्यू जीरो चाहिए और फाई आर निकाल रहे हैं, मतलब इस फाई आर पे रेगुलेशन क्या मिल जाएगा? जीरो। नाउ दिस इज आर कॉस फाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स साइन फाई आर। यहां पर आप कॉस को इधर लेके आइए, एक्स को इधर लेके आइए, तो दिस इज नथिंग बट द साइन फाई आर डिवाइडेड बाई, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं किसी लोग कंफ्यूजन ना हो जाए, दैट इज एक्स को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, दिस इज साइन फाई आर डिवाइडेड बाई कॉस फाई आर। यहां से आ जाएगा व्हेन tan फाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r बाई एक्स। या फिर जब फाई आर की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर एंगल, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स r बाई एक्स। ठीक है, जब आपका लोड पावर फैक्टर एंगल, जब आपका लोड पावर फैक्टर एंगल, इसी एंगल का कोसाइन लेने पे लोड का पावर फैक्टर आ रहा है, ये आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट के बीच का एंगल, इसी एंगल का कोसाइन लेने पे लोड का पावर फैक्टर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर एंगल, दिस इज कॉल्ड लोड पावर फैक्टर एंगल, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? जीरो। अगर मैं लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और टर्मिनल करंट आई आर के बीच में इतना एंगल रख दूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिल जाएगा? जीरो। दिस इज द लोड पावर फैक्टर एंगल, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड पावर फैक्टर एंगल एट द टाइम ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जिस समय आपको वोल्टेज रेगुलेशन जीरो मिलेगा इतना फाई आर रखना पड़ेगा। और व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एंगल? लोड पावर फैक्टर एंगल का नेचर कैसा होगा? लीडिंग नेचर का होगा। लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लगा रखा है, नेचर ऑफ द लोड दैट इज फाई आर, जो कि आपके लोड पावर फैक्टर एंगल है। इस समय इस लोड के पावर फैक्टर, ये जो लोड का नेचर होगा दैट इज लीडिंग पावर फैक्टर लोड। नेचर ऑफ फाई आर इज लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगा रखा है, लीडिंग इज लीडिंग। ठीक है, चलो अब आप देखना चाहते हैं, आप वैल्यू निकालना चाहते हैं आर बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आर बाई एक्स, यू वांट टू टेक आर बाई एक्स। आर क्या है बेटा? आपको फिगर में देखना होगा, आर है आपका ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, और क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग क्या करना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं। ठीक है, जरा ऊपर से आओ, आर और एक्स है क्या बेटा? आप फिगर में देखेंगे आर और एक्स आपके ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस है, और बेटा एक्स क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रिएक्टेंस है। तो आर बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी उस चीज को देखने के लिए हमें इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। किसका इंपीडेंस ट्रायंगल बेटा? ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है तो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस भी आ जाएगा, और वहां से हम लोग वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो ना यहां लिख देता हूं, दैट इज आपका आर क्या है बेटा? यहां पर आर है टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और बेटा एक्स क्या है बेटा, दिस इज द टोटल रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। 1 मिनट रुकिएगा जरा, ऊपर करके थोड़ा सा चलो लिखो, नोट करो जब तक, यहां तक नोट करें। ठीक है, हाँ सभी को करना हाँ 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 ठीक है, लिख लिया। चलो आपकी जो है दोनों क्लासेज ऑनलाइन कर देते हैं आज के लिए, ठीक है, क्योंकि पानी बरस रहा है। ठीक है, मशीन की क्लास 6 से 8 बजे होगी। अभी मैसेज आ जाएगा आपको थोड़ी देर बाद जो है, ठीक है। और जो है आपकी ईडीसी एनालॉग की क्लास 8:30 बजे से क्लास होगी जो है, ठीक है। क्लास दोनों चलेंगी आपकी प्रॉपर, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कर लिया होगा, ठीक है। ये आपका जो है लोड पावर फैक्टरिंग, अगर मैं लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट, लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच में कितना एंगल रख दूं, फाई आर, फाई आर की वैल्यू कितनी हो, tan इनवर्स आर बाई एक्स के बराबर रख दूंगा, तो उस समय रेगुलेशन क्या होगा, 0। आपको 0 वोल्टेज रेगुलेशन जिस समय मिल रहा है, उस समय आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का जो एंगल फाई आर है, उसकी वैल्यू मालूम है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, tan इनवर्स आर बाई एक्स, रेगुलेशन 0। अगर आपको एंगल मालूम है तो इसी एंगल का कोसाइन ले लीजिए, तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा, जिस समय रेगुलेशन क्या होगा, 0। कि अगर इतने पावर फैक्टर का, लीडिंग पावर फैक्टर का मैं लोड लगा दूंगा तो रेगुलेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इस कंडीशन को आप थोड़ा सा लिख रहे हैं, आर और एक्स क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, तो आपको ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस लेना पड़ेगा। ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट द आर प्लस जे एक्स विल बी देयर, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस कितना था, आर, टोटल रिएक्टेंस कितना था, एक्स, और टोटल इंपीडेंस कितना था, जेड। जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दिस इज आर प्लस जे एक्स विल बी देयर, ठीक है। ठीक है, चलो अब जरा हम लोग जो है आपके ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस को क्या करना चाहते हैं, इसके फेजर को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसका फेजर कैसा होगा, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस के फेजर को बनाना चाहते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस के फेजर में रिएक्टेंस के फेजर को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस के फेजर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, दिस इज नथिंग बट द आर। आर कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड का फेज एंगल कितना होगा, 0 विल बी देयर, तो दिस इज द फेजर ऑफ आर, ठीक है। एक्स क्या होता है बेटा, एक्स होता है ओमेगा एल, ये एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर एंगल 0 डिग्री होगा, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का फेजर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री क्या कर देगा, रोटेट करेगा, दिस इज द जे एक्स। तो जे एक्स का जो फेजर होगा वो रिफरेंस या फिर रियल एक्सेस से 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। तो बेटा जो जे एक्स का फेजर होगा, दिस इज जे एक्स का फेजर, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फेजर है, जे एक्स का फेजर जो होगा वो रेफरेंस से 90 डिग्री लीड कर रहा है, लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फेजर होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फेजर है, दैट इज नथिंग बट द जेड, दिस इज द फेजर ऑफ जेड, दिस इज द फेजर ऑफ जेड, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, दिस इज इंपीडेंस ट्रायंगल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इस फार्मूले में आर और एक्स आपके ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ठीक है। दिस इज द impedance triangle of transmission line,
मैं मान रहा हूं कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है वो रेफरेंस या फिर आर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा इज कॉल्ड द, थीटा क्या है आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है रेफरेंस से जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल। ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस है वो रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, मैंने माना है दिस इज नथिंग बट द थीटा। तो थीटा कहीं भी अगर यूज होगा तो थीटा इज कॉल्ड द इंपीडेंस एंगल, जो कि इंपीडेंस का फेजर बना रहा है, इंपीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, चलो अगर मैं आपके इंपीडेंस का फेजर आपको मालूम है तो अगर मैं इस फेजर की लेंथ निकालूं, इस फेजर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस है उसका मैग्नीट्यूड मैं जेड मान रहा हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जेड है, तो अगर इंपीडेंस का ये फेजर है तो इसकी जो लेंथ होगी उसके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, जेड के बराबर होगी। ठीक है, जेड। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट अगर आप इंपीडेंस को पोलर फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, और पोलर फॉर्म में जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फेज एंगल लिखते हैं। तो बेटा इंपीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, जेड है, और फेज एंगल कितना है, थीटा। अगर आपसे पूछे कि आप इंपीडेंस के, ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी तो इस कर्ण को निकालना होगा। कर्ण को निकालने के लिए ये आपका बेस चाहिए और ये आपको परपेंडिकुलर चाहिए। ये आर का फेजर है तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा, आर का फेजर है तो आर का फेजर है तो इस, अगर ये आर का फेजर है तो इसकी जो लेंथ है वो इस फेजर के मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और बेटा ये जे एक्स का फेजर है तो अगर मैं इस लेंथ को निकालूंगा तो बेटा इस फेजर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही लेंथ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा बेटा, ये मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास एक्स के बराबर। तो ये लेंथ भी कितनी होगी, एक्स के बराबर। या फिर आप बोल सकते हैं आपको इंपीडेंस पोलर फॉर्म, आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में मालूम है तो मैग्नीट्यूड का होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर। या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं दैट इज कर्ण का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से आप जो है इंपीडेंस, ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, कितना आएगा बेटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटा इंपीडेंस एंगल को निकालना चाहे दैट इंपीडेंस एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स, यहां से निकालना चाहे थीटा इसका एंगल है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है, तो दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ठीक है, तो फिर यहां से निकालना चाहे दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर थीटा इज इक्वल टू इतना है तो tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थीटा इज कॉल्ड द, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल या फिर इंपीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, आर बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, आर बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आर बाई एक्स। तो यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल से अगर आप tan थीटा निकालें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, हेलो इस tan इनवर्स को यहां लेके आओ, tan थीटा। तो कभी भी आपको अगर tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, x बाई आर। तो x बाई आर को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ये कहां से निकाला, ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल से। ठीक है, अगर मैं cot थीटा निकलूं, tan थीटा मालूम है तो cot थीटा निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, cot थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा आपको दिया हुआ है बेटा, दैट इज x बाई आर। तो दिस इज नथिंग बट द r बाई x। तो cot थीटा किसके बराबर होगा, कभी भी जरूरत पड़ेगी अगर मुझे इस डेरिवेशन में, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, r बाई एक्स। तो r बाई एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज cot थीटा लिख सकते हैं। अगर मुझे cos थीटा चाहिए, आपको राइट एंगल ट्रायंगल cos थीटा निकाल सकते हैं यहां से। cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, हेलो cos थीटा राइट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा का होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो दैट इज cos थीटा कितना हो जाएगा, r बाई जेड। कभी भी साइन थीटा आपको अगर जो साइन थीटा कितना होता है बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, x डिवाइडेड बाई जेड, दिस इज x डिवाइडेड बाई जेड।
तो कहीं भी अगर मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी कि r बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, r बाई जेड की वैल्यू कितनी है, x बाई जेड की वैल्यू कितनी है, तो आप ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले। थोड़ा नीचे कर दे फिर से। हो गया, इंटीमेट करें बेटा अगर हो गया हो। आगे बढ़े, चलो। तो आप देखेंगे जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, उस समय व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल, दैट इज फाई आर। फाई आर की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स r बाई एक्स। ठीक है, चलो तो चलते हैं। द लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर एंगल, लोड पावर फैक्टर एंगल एट द टाइम ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जीरो मिलेगा, उस समय आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट आई आर के बीच एंगल कितना होगा, दैट इज फाई आर। फाई आर की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स r बाई एक्स। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरी कंडीशन में लिख सकते हैं। तो फाई आर की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स r बाई एक्स, या फिर tan को इधर, tan इनवर्स को इधर लेंगे तो दैट इज tan फाई आर। जब tan फाई आर कितना हो जाएगा बेटा, r बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। दैट इज लोड पावर फैक्टर एंगल का अगर मैं 10 ले लूंगा और वो किसके बराबर हो जाए बेटा, r बाई एक्स के बराबर होगा, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, जीरो। r और x आपके ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस की एक्टेंस है, तो बेटा आप ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो r बाई एक्स कितना होगा बेटा, r बाई एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज कॉट थीटा के बराबर। r बाई एक्स आपका ये ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रिएक्टेंस है। तो बेटा ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस का रेशियो निकालेंगे, वो कितना है बेटा, कॉट थीटा। आप जो है ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस ट्रायंगल को बना के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द, दैट इज r बाई एक्स कितना हो जाएगा बेटा, फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल r बाई एक्स कितना होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट द कॉट थीटा के बराबर। कितना, कॉट थीटा। यहां से आप फाई आर निकाल सकते हैं। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, उस समय लोड पावर फैक्टर एंगल का जो tan है वो दैट इज कॉट थीटा के बराबर होता है। लोड पावर फैक्टर एंगल निकाल सकते हैं जिस समय रेगुलेशन जीरो होगा, दैट इज फाई आर। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं बेटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट रिटन एज ए tan फाई आर। दैट इज कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, बिल्कुल करेक्ट। और यहां से आप फाई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, उस समय लोड पावर फैक्टर एंगल फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दो tan अगर बराबर है, दो tan तभी बराबर होंगे जब उनके एंगल क्या होंगे, बराबर। तो फाई आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे, फाई आर कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, फाई आर इज इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस। तो बेटा जब लोड पावर फैक्टर एंगल फाई आर कितने के बराबर हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर एंगल एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा उस समय लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच जो एंगल है फाई आर की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस थीटा। अगर मैं लोड के टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट के बीच कितना एंगल रख दूं बेटा, दैट इज 90 माइनस थीटा रख दूंगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बेटा इस फार्मूले में ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा, व्हाट इज द थीटा, दिस इज कॉल्ड impedance एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अगर कोई थीटा की वैल्यू पूछे तो व्हाट इज द थीटा, वेयर, अगर कोई थीटा पूछे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने निकाली थी, दैट थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स x बाई r। थीटा, हेलो, थीटा ये लिखा हुआ है, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस एंगल से थीटा निकाला था, tan इनवर्स x बाई r। ठीक है, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। चाहे ये कंडीशन लिखिए चाहे ये कंडीशन लिखिए, बात क्या है, सेम है। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा उस समय लोड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसके बाद। तो पावर फैक्टर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा उस समय जो लोड पावर फैक्टर एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। जैसे ही आप लोड के पावर फैक्टर एंगल मतलब लोड के टर्मिनल वोल्टेज वी आर और लोड के टर्मिनल करंट के बीच जो एंगल है वो कितना रख देंगे, 90 माइनस थीटा, या फिर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स r बाई x रख देंगे। आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नेचर कैसा होगा इस एंगल का, लीडिंग नेचर होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, चलो तो आप लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस समय रेगुलेशन जीरो होगा at the time of voltage regulation becomes equal to zero, voltage regulation becomes equal to zero, the load power factor angle that is phi r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, दैट इज 90 माइनस थीटा, या फिर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स r बाई x। जैसे ही फाई आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा या फिर tan इनवर्स r बाई x रख देंगे, आपका रेगुलेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। वेयर, इस फार्मूले में वेयर थीटा क्या है बेटा, दैट इज इम्पीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कि कितना होगा अगर कभी जरूरत पड़े, tan इनवर्स x बाई r। अब आपको मालूम है कि जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन बेटा क्या है, जीरो है, आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच जो एंगल फाई आर उसकी वैल्यू मालूम है, तो इसी एंगल का कोसाइन लेने वाला हो तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो लिख रहे हो बेटा, दैट इज पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। इसी एंगल का अगर मैं कोसाइन ले लूं, दोनों साइड कॉस ले, तो लोड का पावर फैक्टर मिल जाएगा, लेकिन कब, जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, जीरो। या फिर आपको फाई आर की वैल्यू मालूम है,
जब वोल्टेज रेगुलेशन 0 है। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर दीजिए। लोड का पावर फैक्टर का फार्मूला निकाल रहे हैं। लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लोड पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कॉस फाई आर से। आपको लोड का पावर फैक्टर निकालना है कब? जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? 0। तो जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन 0, आपको फाई आर की वैल्यू मालूम, बस इस फाई आर को रखिए और अपने रेगुलेशन को निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ, at the time of zero voltage regulation, zero voltage regulation, आपको पावर, लोड का पावर फैक्टर निकालना है जब वोल्टेज रेगुलेशन 0 है। तो लोड का पावर फैक्टर आपको निकालना है जब रेगुलेशन, जिस समय रेगुलेशन 0 उसमें फाई आर की वैल्यू मालूम है, तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन में फाई आर की वैल्यू रखिए और अपने लोड के पावर फैक्टर को निकालिए। तो लोड का पावर फैक्टर में निकालने जा रहा हूं कब? एट 0 वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, लोड का पावर फैक्टर कब निकालना है? जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? 0 है। तो लोड का पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई आर होता है। और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज एट 0 वोल्टेज रेगुलेशन। 0, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन 0, उस समय फाई आर मतलब, बस फाई आर रखो, दैट इज फाई आर की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अपने फाई आर, जिस समय आपको पावर फैक्टर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग फाई आर, तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन के समय फाई आर मालूम था, बस फाई आर को रखेंगे और अपने कॉस फाई आर की वैल्यू निकालेंगे। कॉस फाई आर क्या? लोड का पावर फैक्टर। तो बेटा फाई आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा है जिस समय रेगुलेशन 0 है, तो ये आपका लोड का पावर फैक्टर जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? 0। दिस इज नथिंग बट कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। हेलो, साइन थीटा। अभी मैंने दैट इज ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था, ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हेलो, यहाँ देखो, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस ट्रायंगल है, यहां से मैंने साइन थीटा निकाला था। साइन थीटा कितना होता है बेटा? एक्स बाई जेड। कितना होता है? एक्स बाई जेड। दैट इज, आपको देखो साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा क्या है? थीटा क्या है? दैट इज ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस एंगल है। तो ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल का साइन चाहिए, तो आपको बेटा ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस एंगल चाहिए, वहां साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, एक्स बाई जेड आएगा। तो दैट इज नथिंग बट, ये वैल्यू कितनी आएगी? एक्स बाई जेड। तो दिस इज नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन 0 है, कितना आएगा बेटा? एक्स बाई जेड। अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को एक्स बाई जेड रख दूंगा, उस समय आपका वोल्टेज रेगुलेशन आपको कितना मिलेगा? 0। तो लोड पावर फैक्टर जब वोल्टेज रेगुलेशन 0 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड पावर फैक्टर रखते ही रेगुलेशन आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आपको लोड का पावर फैक्टर निकालना था 0 वोल्टेज रेगुलेशन। तो जब भी जिस भी कंडीशन में आपको पावर फैक्टर निकालना है 0 वोल्टेज रेगुलेशन, तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन के करस्पॉन्डिंग फाई आर मालूम है, बस उसको रखिए और अपने कॉस फाई आर को निकालिए। कॉस फाई आर ही लोड का पावर फैक्टर, जो कि कितना होगा? एक्स बाई जेड। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पावर फैक्टर? जिस समय आप जो है 0 वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलेगा किस पावर फैक्टर में? जो पावर फैक्टर एक्स बाई जेड में, उसका नेचर कैसा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर। दिस इज द लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर या फिर नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज लीडिंग, ये भी लिख सकते हैं। जो पावर फैक्टर, इस पावर फैक्टर में रेगुलेशन 0 है, और ये जो पावर फैक्टर किस नेचर का है? नेचर ऑफ लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। ठीक है, तो समराइज करके एक जगह लिख देता हूं, रिजल्ट आपके पास कंप्लीट है। हो गया?
चलो तो नोट करके लिखेंगे। ठीक है, पहला चीज है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब ऑकर होगा? ऑकर एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड। जब आप लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगाएंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तब रेगुलेशन क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा उस समय व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल? दैट इज 90 माइनस थीटा, या फिर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स r बाई x के बराबर होगा। और उस समय लोड का अगर मैं पावर फैक्टर निकालूं दैट इज cos फाई r, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के समय लोड का जो पावर फैक्टर है दैट इज कितना हो जाएगा बेटा? x बाई जेड। और कैसा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर। ये दो चीजें बेटा आपको याद रखनी, दिस द मेन थिंग विल बी देयर। और कहीं कोई थीटा पूछ ले या फिर आपसे जेड पूछ ले, इस फार्मूले में जेड क्या है? जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? वेयर लिख देता हूं, वेयर, इस फार्मूले में लिख लो बेटा, वेयर जेड इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जेड है क्या बेटा? दिस इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यहां भी लिख देता हूं, वेयर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स x by r and z is nothing but equal to under root of r square plus x square। ठीक है, लिख लीजिए। हम बात करने वाले मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलेगा? मैक्सिमम, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लोड एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी होगी वो भी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। शॉर्ट ट्रांसमिशन में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कैसा लोड लगाना पड़ेगा? ठीक है। अच्छा, अगर रेगुलेशन ज्यादा होगा तो आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा? जिस समय रेगुलेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेगुलेशन जिस समय मिलेगा वो सबसे खराब रेगुलेशन होगा। तो ये भी लिखा होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर ये सबसे खराब होगा, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कैसा लोड लगाना पड़ेगा, और दैट इज कॉल्ड वर्स्ट। वर्स्ट मीन्स होता है सबसे खराब। जितना वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज्यादा होगी रेगुलेशन उतना खराब होगा, और जितना कम होगा उतना वोल्टेज रेगुलेशन बेटर या फिर इंप्रूव होगा। वर्स्ट कंडीशन फॉर वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है। अब देखना चाहते हैं कि वर्स्ट या फिर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर लोड के लिए मिल सकता है, कैसा लोड लगाना पड़ेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो फार्मूला देख लेते हैं मैक्सिमम कब होगा। मैंने फार्मूले लिखे थे वोल्टेज रेगुलेशन के, यहां पर देखिए। देखो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मैक्सिमम लीडिंग में आएगी कि लैगिंग में आएगी, ये देखना चाहते हैं। तो अब देखेंगे लैगिंग में क्या है, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस है। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस बड़ा होगा कि दो पॉजिटिव नंबर का समेशन बड़ा होगा?
ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर दो पॉजिटिव आर कॉस फाई आर, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, क्योंकि जब दैट इज आपका जो है जो फाई आर होगा 90 0 90 के बीच में कम होगा तो ये भी पॉजिटिव नंबर गई पे, तो आर कॉस फाई आर भी पॉजिटिव होगा और एक्स साइन फाई आर भी पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर का सम बड़ा आएगा कि दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस बड़ा आएगा? तो हमेशा जब दो पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तब आपको बड़ा नंबर मिलेगा। तो बेटा मैक्सिमम रेगुलेशन आपको ज्यादा मैक्सिमम कब मिल सकता है? दैट इज लैगिंग में मिल सकता है, ठीक है। तो दैट इज पहला चीज है कि जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन है उसके लिए कैसे पावर फैक्टर का लोड लगाना पड़ेगा? लैगिंग नेचर। ये कंफर्म है कि लैगिंग नेचर होगा, जो फाई आर होगा वो लैगिंग नेचर के पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, पहला चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैक्सिमम और वर्स्ट खराब वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल फॉर इज पॉसिबल, और आप लिख सकते हैं occur only in the lagging power factor load, ठीक है। जब आप लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लगाएंगे तब आपको मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके पास कई सारे लैगिंग पावर फैक्टर के लोड हो सकते हैं। आपको इन सारे के सारे लैगिंग पावर फैक्टर लोड में आपको सर्च करना है कि किस पावर फैक्टर का, किस लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लगाने पे आपका रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। तो आप देखेंगे आप लोड के रजिस्टर और रिएक्टेंस को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जब लोड के रजिस्टर रिएक्टेंस को चेंज करेंगे तो बेटा दैट इज लोड के टर्मिनल वीआर और आईआर के बीच का एंगल क्या होगा? चेंज होगा। और बेटा एक ऐसा एंगल होगा दैट इज लोड के टर्मिनल वोल्टेज और लोड के टर्मिनल करंट के बीच का जो एंगल दैट इज फाई आर, एक ऐसा एंगल होगा लोड पावर फैक्टर एंगल जिस समय रेगुलेशन कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। तो आपको वही एंगल निकालना है, वही फाई आर निकालना है जिस समय रेगुलेशन मैक्सिमम, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम में अगर आपको फाई आर मालूम चल जाए उसी एंगल का आप कॉस ले लेंगे तो आपको लोड का पावर फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो रेगुलेशन मैक्सिमम आपको कब मिलेगा? जब कैसा लोड है? लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर लोड का फार्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम रेगुलेशन निकालने के लिए। और लैगिंग पावर फैक्टर लोड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? दैट इज रिसीविंग इन करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग इन वोल्टेज, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा बेटा? आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। अब आपको सर्च करना है कि जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई आर, क्योंकि आपके हाथ में फाई आर है, ना कि आप डायरेक्ट पावर फैक्टर चेंज कर सकते हैं। लोड में कहीं पावर फैक्टर वाला टर्म नहीं होता, लोड के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को चेंज करके आप फाई आर चेंज करते हैं। आपको वो फाई आर चूज करना है या फिर सर्च करना है जब रेगुलेशन क्या है? मैक्सिमम। तो किस फाई आर पे रेगुलेशन मैक्सिमम होगा उसके लिए आपको क्या होना है? रेगुलेशन और फाई आर के बीच में रिलेशन मालूम है, रिलेशन मालूम है। आप क्या करेंगे किस फाई आर पे रेगुलेशन मैक्सिमम, उसके लिए आप अपने रेगुलेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे किस फाई आर, जीरो के बराबर करें, वहां से फाई आर मिल जाएगा। उस फाई आर पे रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो आप लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर मैक्सिमम voltage regulation, for maximum value of the voltage regulation, for maximum value of voltage regulation, किस फाई आर पे रेगुलेशन मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या करेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फाई आर के रिस्पेक्ट में, और किसके बराबर पुट कर देंगे? जीरो के बराबर, ठीक है। चलो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू रखिए, दिस इज डी बाई डी फाई। रेगुलेशन की वैल्यू कितनी है बेटा? दिस इज आई आर डिवाइडेड बाई वी आर, दिस इज आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर, और इसको इक्वेट करेंगे, यहां से फाई आर आ जाएगा कि उस फाई आर पे रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और पावर फैक्टर तो आप पहले से चेक कर चुके हैं, लैगिंग नेचर का आने वाला है, ठीक है। चलो ये तो कांस्टेंट है, फाई आर के रिस्पेक्ट में आप
क्या कर रहे हैं, फाई आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। दिस इज आई आर डिवाइडेड बाई वी आर इंटू डी डी डिवाइडेड बाई डी फाई आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे दो नंबर का प्रोडक्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, कम से कम एक नंबर 0 होना चाहिए। लोड लगा रखा है, लैगिंग लोड लगा रखा है, तो करंट भी 0 नहीं होगा, वोल्टेज भी 0 नहीं होगा। तो दिस नंबर इज नॉट 0, दिस नंबर कैन नॉट बिकम्स इक्वल टू 0। तो बेटा अगर इस प्रोडक्ट को 0 होना है तो इस पूरे नंबर को क्या होना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा 0। कि नॉन जीरो नंबर को से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को जैसे नॉन जीरो नंबर 1 2 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं फिर डिवाइड करूं तो 0 आएगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डी बाई डी फाई आर, दिस इज आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर इक्वल टू 0। चलो डिफरेंशिएट करते हैं फाई आर के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज डी बाई डी फाई आर, दिस इज आर कॉस फाई आर प्लस डी बाई डी फाई आर, दिस इज एक्स साइन फाई आर इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ आर कांस्टेंट है, फाई आर के बाहर आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज आर डी बाई डी फाई आर इंटू कॉस फाई आर प्लस एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट इज डी बाई डी फाई आर इंटू साइन फाई आर इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस का आपको मालूम बेटा, कॉस का कितना होता है, साइन होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है, दैट इज कॉस। ठीक है, और फाई आर के रिस्पेक्ट में करें तो फाई आर का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कर रहे हैं, दिस इज आर कॉस फाई आर का करेंगे तो आएगा माइनस साइन फाई आर। कॉस का बेटा हो गया, उसके बाद फाई आर के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1। तो दिस इज लाइक दिस प्लस दिस इज एक्स, साइन का कितना होगा, पहले साइन का होगा कॉस, दिस इज कॉस फाई आर। साइन का बेटा हो गया, उसके बाद फाई आर का कितना हो जाएगा, 1, दैट इज बिकम्स इक्वल टू 0। यहां से आप फाई आर निकाल सकते हो। इस फाई आर पे रेगुलेशन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। तो दिस इज माइनस आर साइन फाई आर प्लस एक्स कॉस फाई आर इक्वल टू 0। चलो इस चीज को वहां लेके जाते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द एक्स कॉस फाई आर माइनस आर साइन फाई आर बिकम्स इक्वल टू, अरे इसको उधर लेके जाइए, बिकम्स इक्वल टू आर साइन फाई आर। आर को नीचे लाइए, कॉस को यहां लेके आइए, दिस इज एक्स बाई आर दैट इज इक्वल टू साइन फाई आर डिवाइडेड बाई कॉस फाई आर। तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट द साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो दैट इज दिस इज when tan phi r is equal to कितना हो जाएगा, x by r, उस समय रेगुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi r, phi r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज tan इनवर्स x by r। तो जिस समय बेटा आपका जो है phi r इन नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर एंगल, लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, tan इनवर्स x बाई आर हो जाएगी। उसमें वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दिस इज द लोड पावर फैक्टर एंगल, लोड पावर फैक्टर एंगल एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम और वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन।
और अभी आपको मैंने बताया था कि एक्स बाई आर की वैल्यू अगर चाहिए तो आप जो है ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, तो आप ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, जब फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जब फाई आर की वैल्यू tan इनवर्स एक्स बाई आर होगी, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं इस फाई आर पे अपने वोल्टेज रेगुलेशन के निकालूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी, बस इस फाई आर को रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका लोड पावर फैक्टर एंगल है जब रेगुलेशन कैसा है, मैक्सिमम है। ऊपर कर दे, ठीक है, नोट करें। चलो नोट करो। ठीक है, अब मुझे एक्स बाई आर की वैल्यू निकालनी है। एक्स बाई आर ये ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। वैसे मैं बना चुका हूं, मैं जल्दी से बना देता हूं। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को भी निकालते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है जेड इज इक्वल टू कितना था, आर प्लस जे एक्स। दिस इज आर एक रियल नंबर है, जे एक्सएल रियल एक्सेस से 90 डिग्री लीड करेगा, एंड दैट इज इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दिस इज द फेजर ऑफ जेड। ठीक है, नाउ इंपीडेंस का जो फेजर है वो रेफरेंस से कितने एंगल बना रहा है, थीटा। नाउ दिस लेंथ, ये जेड का फेजर है, तो ये जो लेंथ होगी वो आपके इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड हम जेड मान रहे हैं। ठीक है, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड मालूम है, एंगल मालूम है, तो आप इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल इज थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल। दिस इज impedance एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और अगर बेटा मैग्नीट्यूड चाहिए अपने इंपीडेंस का, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंपीडेंस एंगल चाहिए तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। तो अगर बेटा अगर आपको थीटा थीटा तो यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। आप इम्पीडेंस एंगल से tan थीटा जब निकालेंगे तो tan थीटा की कभी जरूरत पड़ जाए तो tan थीटा की वैल्यू होगी x बाई आर। ठीक है, अगर मैं cot थीटा निकालूंगा, cot थीटा cot थीटा अगर आप निकालेंगे यहां से इम्पीडेंस एंगल से, तो दिस इज नथिंग बट द बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाई आपका परपेंडिकुलर। दिस इज नथिंग बट द r बाई x। कॉस थीटा अगर आप निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू अगर कभी आपको चाहिए क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इंपीडेंस ट्रायंगल से आप इन सारी चीजों को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस।
तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के समय आपको फाई आर मालूम है, लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच का एंगल मालूम है, जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस इज नेचर क्या होगा इस एंगल का, ये जो फाई आर है दैट इज नेचर ऑफ लोड पावर फैक्टर, क्योंकि लैगिंग लोड है तो लैगिंग नेचर होगा, इज लैगिंग। ठीक है, दिस इज द लैगिंग नेचर विल बी देयर। हो गया। तो कंडीशन लिखने जा रहा हूं बेटा। चलो तो लिखेंगे at the time of maximum voltage regulation, at the time of maximum or worst voltage regulation, the load power factor angle, the load power factor angle that is phi r की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज tan इनवर्स x बाई आर। अगर जो लोड पावर फैक्टर फाई आर है वो कितना हो जाए, tan इनवर्स x बाई आर हो जाए, तो उस समय रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन है उस समय tan फाई आर कितना होना चाहिए, x बाई आर। x बाई आर को आप ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल से निकालें, x बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, दैट इज tan थीटा। तो दैट इज जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम उसमें tan फाई आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, x बाई आर कितना होगा, tan थीटा। ये हम लोगों ने निकाला है ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अगर दो tan बराबर है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा उसमें लोड पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज आपके ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर। तो जिस समय बेटा लोड के पावर फैक्टर एंगल को चेंज करते करते आप ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर रख देंगे, और आपको ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस एंगल तो मालूम होगा क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस मालूम है, रिएक्टेंस मालूम है, तो उसका इंपीडेंस एंगल मालूम होगा कि 60 डिग्री होगा 70 डिग्री। अगर मैं लोड के पावर फैक्टर एंगल को चेंज करते करते ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर कर दूंगा, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, मैक्सिमम। तो दिस इज नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर एंगल at the time of maximum or worst voltage regulation। जिस समय मैक्सिमम या फिर वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन होगा उस समय आपका लोड पावर फैक्टर एंगल ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल, दिस इज द इंपीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जैसे ही आप अपने लोड के पावर फैक्टर एंगल को चेंज करते करते ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर रख देंगे, आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। और अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द tan इनवर्स दिस इज x बाई आर।
एक्स आपको दिया होगा ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस और ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, थीटा आ जाएगा। तो जैसे ही फाई आर लोड पावर फैक्टर एंगल को चेंज करते करते आप ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर कर देगा। जैसे 60 डिग्री है तो इसको अगर मैंने चेंज करते करते 60 रख दिया, मतलब लोड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को चेंज करते करते ऐसे रखा कि आपका लोड का पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री हो गया, तो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। लेकिन पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, लैगिंग नेचर का होना चाहिए। तो चाहे ये कंडीशन लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है, सेम है। तो मैं लिख देता हूं बेटा नोट करके। हो गया क्या? चलो यहां नोट करके लिखेंगे दैट इज, अब बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम और वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, the load power factor angle that is phi r कितने के बराबर है, दैट इज लोड, दैट इज अगर आपका लोड पावर फैक्टर एंगल ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम लोड, या फिर इसको बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स दैट इज x बाई आर। थीटा की वैल्यू इतनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स x बाई आर। ठीक है, उस समय आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, चलो अब आपको मालूम चल गया कि जैसे ही आप लोड के टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट के बीच में जो एंगल है फाई आर की वैल्यू कितनी रख देंगे, थीटा रख देंगे, तो मैक्सिमम रेगुलेशन आपको मिल जाएगा। तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं मैक्सिमम रेगुलेशन के समय, दैट इज लोड के टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट के बीच का एंगल मालूम है कितना होना चाहिए, थीटा। बस इसी एंगल का कोसाइन ले लीजिए तो आपको लोड का पावर फैक्टर मिल जाएगा आपको, दैट इज मैक्सिमम रेगुलेशन के समय। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं लोड पावर फैक्टर एंगल ड्यूरिंग द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट, लोड पावर फैक्टर, लोड का पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, दैट इज कॉस फाई आर। आपको निकालना है लोड का पावर फैक्टर, निकालना है कब, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, निकाल रहे बेटा, एट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन और वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के समय आप पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं, लोड पावर फैक्टर यू वांट टू फाइंड आउट, लोड पावर फैक्टर you want to find out at maximum voltage regulation। लोड पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, जनरल cos phi r होता है। cos phi r आप निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। जिस भी समय आप पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं उस समय के करस्पॉन्डिंग phi r रखिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के फाई आर की वैल्यू आपको मालूम है, फाई आर की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो बस फाई आर की वैल्यू रख दीजिए। तो जिस भी समय आप पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई, जिस भी समय निकालना चाहते हैं उस समय फाई आर की वैल्यू कितनी है। जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन फाई आर की वैल्यू कितनी है, थीटा।
दिखा है, तो फाई आर थीटा के बराबर होगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मैं आपको फाई आर की वैल्यू मालूम, फॉरवर्ड इज द वैल्यू ऑफ फाई आर दैट इज थीटा, बस वैल्यू रखी, दिस इज द phi r at the time of maximum voltage regulation, so this is nothing but the power factor at the time of maximum voltage regulation। और बेटा cos थीटा मैंने बोला था कि कभी भी cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो दैट इज लोड दैट इज ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल से cos थीटा कितना हो जाएगा r बाई z। हेलो ये निकाला बेटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी r बाई z, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो cos थीटा हो जाएगा r बाई z। तो दिस इज नथिंग बट द cos थीटा इज नथिंग बट द r बाई z। दिस इज द लोड पावर फैक्टर एंगल। लोड पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा R बाई जेड। जैसे ही आप R बाई जेड पावर फैक्टर का लोड लगा देंगे, लैगिंग लोड, आपको मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लैगिंग पावर फैक्टर नेचर, ठीक है। दिस इज द लोड पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। नोट कर लीजिए। हो गया, चल तो नोट करके लिख लेते हैं सारी चीजें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट मैक्सिमम रेगुलेशन जो होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, मैक्सिमम और जिसको खराब बोलते हैं वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन ऑकर करता है कब, फॉर विच टाइप ऑफ पावर फैक्टर ऑकर्स फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, पहली चीज। और जिस समय मैक्सिमम रेगुलेशन ऑकर होगा, व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल, फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स x बाई आर। जैसे ही बेटा लोड पावर फैक्टर एंगल फाई आर थीटा के बराबर दैट इज ट्रांसमिशन एंड इंपीडेंस एंगल के बराबर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स r बाई x, मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा। और जिस समय मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा उस समय लोड पावर फैक्टर एंगल, लोड पावर फैक्टर एंगल दैट इज cos फाई आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा R बाई जेड, ठीक है। ये आपका लोड पावर फैक्टर है, लोड पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज। और नेचर क्या होगा बेटा इसका, लैगिंग पावर फैक्टर, ये जो होगा लैगिंग पावर फैक्टर। इस फॉर्मूले में वेयर जेड क्या है बेटा, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंपीडेंस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी लिख लीजिए, दिस इज जेड। जेड क्या है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लिखिए, टोटल इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, टोटल टोटल इंपीडेंस
टोटल इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, जिसकी वैल्यू होगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब एक चीज और पूछता है कि जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो मिलता है वो कितना मिलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो जिस समय आपका जो है, आपको देखो, जब मैं आपके लैगिंग लोड लगाऊंगा और बेटा जो फाई आर होगा वो थीटा के बराबर, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो फाई आर की वैल्यू आपको मालूम है, जब फाई आर की वैल्यू थीटा हो जाएगी तो उस समय रेगुलेशन क्या है। अगर मैं इस फाई आर पे अपने वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। जब फाई आर की वैल्यू कितनी होगी, थीटा, बेटा इस फाई आर पे, फाई आर की वैल्यू जब थीटा होगी, मतलब फाई आर की इस वैल्यू पे अगर मैं रेगुलेशन को कैलकुलेट करूंगा तो रेगुलेशन की जो भी वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस फाई आर पे रेगुलेशन कैसा है, मैक्सिमम है। तो इस फाई आर पे जब फाई आर की वैल्यू थीटा है, इस एंगल पे, इस लोड पावर फैक्टर एंगल पे अगर रेगुलेशन कैलकुलेट किया जाएगा तो आपका रेगुलेशन मैक्सिमम आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, फाई आर की वैल्यू रखेंगे और रेगुलेशन निकालेंगे, और रेगुलेशन कैसा होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो लिख रहे हैं बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो मिल सकता है उसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो हेडिंग डाले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। लैगिंग पावर फैक्टर के लोड पे ले लेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला लैगिंग वाला लगाएंगे। दिस इज द फार्मूला जब वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। दिस इज वी आर, रेगुलेशन इज इक्वल टू कितना होगा, आई आर डिवाइडेड बाई वी आर। दिस इज आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। ठीक है, दिस इज ए फार्मूला। अब आपको वोल्टेज रेगुलेशन यहीं पर मैक्सिमम लेगा लैगिंग लोड के लिए। ठीक है, तो आपको अगर मैं, आप देखेंगे यहां पर अपने फाई आर को रख दीजिए, फाई आर को रखने के बाद आप उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलेशन निकालेंगे। तो आपको रेगुलेशन निकालना है कब, जब मैक्सिमम रेगुलेशन की वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो आपको मालूम है कि आपका जो है, जब फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई आर की वैल्यू हो जाएगी लोड दैट इज ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर। लोड पावर फैक्टर एंगल फाई आर जब कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, उस समय रेगुलेशन क्या होगा जी, कैसा होगा, मैक्सिमम। तो अगर मैं रेगुलेशन को कैलकुलेट करूं, फाई आर की वैल्यू कब कितने, जब फाई आर की वैल्यू कितने, थीटा, तो अगर मैं फाई आर की इस वैल्यू पे रेगुलेशन को निकालूंगा तो रेगुलेशन कैसा आएगा, जो रेगुलेशन है वो कैसा होगा, मैक्सिमम रेगुलेशन होगा। ठीक है, बस यहाँ पर फाई आर की अपनी वैल्यू रखिए और अपने रेगुलेशन को निकालिए। आपको देखेंगे ये फार्मूला है, इस फार्मूले में व्हाट इज द मेन वेरिएबल, दैट इज फाई आर। फाई आर की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, लोड पावर फैक्टर के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग रेगुलेशन निकालेंगे। आपको रेगुलेशन निकालना है, रेगुलेशन की वैल्यू निकाली मैक्सिमम। मैक्सिमम रेगुलेशन कब ऑकर हो रहा है, जब फाई आर की वैल्यू कितना है, थीटा। तो दैट इज, अगर मैं अपने वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करूं, जब फाई आर की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो फाई आर की वैल्यू जब थीटा है, तब जब मैं वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैसी आएगी, वोल्टेज रेगुलेशन की वो कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। कितनी होगी, बस रख दीजिए, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है, दैट इज फाई आर की किस वैल्यू, जब फाई आर कितना है, थीटा। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या है, दिस इज अ फार्मूला, दिस इज आई आर डिवाइडेड बाई वी आर, आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। इस वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करना है जब फाई आर कितना है, थीटा के बराबर। जब फाई आर आपका थीटा के बराबर है, ठीक है, तब आप अगर रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो जो रेगुलेशन होगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द, जो मैं फाई आर की वैल्यू कितनी रख दूंगा, थीटा रख दूंगा, तो ये जो रेगुलेशन आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी रेगुलेशन की। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपका मिल जाएगा। तो बस फाई आर की वैल्यू रखो, दिस इज
IR डिवाइडेड बाई VR, दिस इज R cos. फाई आर की वैल्यू कितनी है थीटा, दिस इज X. फाई आर की वैल्यू कितनी है थीटा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन. फाई आर इज इक्वल टू थीटा पे रेगुलेशन निकाल रहा हूं और ये रेगुलेशन की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन जो आपको मिल सकता है, दिस इज नथिंग बट IR डिवाइडेड बाई VR. हेलो, अब cos थीटा और sin थीटा निकालना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, cos थीटा sin थीटा के लिए आपको, दैट इज थीटा. थीटा क्या है, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल है. तो आपको ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस एंगल से आपने cos थीटा और sin थीटा निकाला था. हेलो, बना भी देता हूं बगल में अगर किसी को शक है. ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस ट्रायंगल था. दिस इज R, दिस इज JX एंड दिस इज Z. कितना एंगल था, थीटा. ठीक है, और यहां से अगर आप निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो cos थीटा हो जाएगा R बाई जेड, और sin थीटा कितना होगा बेटा, sin थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. तो cos थीटा sin थीटा की वैल्यू हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल से निकाले. cos थीटा कितना होता है R बाई जेड, और बेटा sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. दिस इज R इंटू R बाई जेड प्लस X इंटू X बाई जेड. This is nothing but the IR divided by VR. This is R square by Z plus X square by Z. ठीक है, IR divided by VR. This is R square plus X square divided by Z. और आप देखेंगे अगर मैं यहां से ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, इंपीडेंस एंगल अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, यहां लिख भी देता हूं. दिस इज Z इज इक्वल टू कितना था बेटा, R प्लस JX, मैग्नीट्यूड था Z, एंगल कितना था थीटा. तो अगर आप बेटा इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूं तो Z स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा कितनी होगी, Z स्क्वायर. तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वायर. IR डिवाइडेड बाई VR इंटू Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z. Z से Z एक कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि आपको मिल सकता है. और कब मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर लोड में. और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है IR डिवाइडेड बाई VR इंटू Z. This is the maximum value of the voltage regulation. This is the maximum value of the voltage regulation. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए. अब एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में जितनी भी चीजें पढ़ी है लिख लेते हैं. कल ग्राफ में आपको बनवाऊंगा. ठीक है, पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ. टेबल बनाएंगे बेटा एक. चलो हो गया. भी बना लो जो पढ़ा हुआ है, कल आपको टेबल दिखा देंगे. ठीक है, चलो 3 पावर फैक्टर के लोड लगा सकते हैं.
एक तो लैगिंग, दूसरा यूनिटी और तीसरा लीडिंग। ठीक है, चलो पहले हम लोग बात कर रहे हैं लैगिंग पावर फैक्टर लोड। लैगिंग पावर फैक्टर लोड में वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा बेटा? फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, formula for voltage regulation, that is equal to receiving in current divided by receiving in voltage. This is R cos phi R plus X sin phi R। रेगुलेशन आपको हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में कैसा मिलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही मिलेगा। और बेटा लैगिंग पावर फैक्टर में पॉजिटिव मिलेगा और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन भी इसी में मिलेगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम और वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन भी लैगिंग पावर फैक्टर के केस में मिलेगा। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा उस समय व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल, जब आपके लोड पावर फैक्टर एंगल को दैट इज फाई आर को चेंज करते करते ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस एंगल के बराबर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई आर के बराबर, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, और व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल? मैक्सिमम रेगुलेशन के समय अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को निकालू, लोड पावर फैक्टर दैट इज cos phi r को निकालू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड पावर फैक्टर? r by z। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस? लैगिंग। जिस समय वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा उस समय लोड का जो पावर फैक्टर है cos phi r की वैल्यू कितनी होगी? r by z। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज? वोल्टेज रेगुलेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है वो कितनी होती है बेटा? दैट इज IR इंटू जेड डिवाइडेड बाई VR। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं, इस टेबल में कोई दिक्कत हो तो बताएं। दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में अगर बात करें, यूनिटी पावर फैक्टर लोड मतलब रजिस्टिव लोड अगर आप लगाएंगे तब वोल्टेज रेगुलेशन का जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट द IR इंटू R डिवाइडेड बाई Z। ठीक है, और इस केस में यूनिटी पावर फैक्टर लोड में हमेशा कैसा रेगुलेशन ही मिलेगा? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही आपके पास पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें लीडिंग पावर फैक्टर लोड के बारे में। दिस इज लीडिंग पावर फैक्टर लोड। लीडिंग पावर फैक्टर लोड के केस में आपको तीनों टाइप का रेगुलेशन मिल सकता है। दैट इज आपको पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है, या फिर आपको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है, या फिर आपको निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है। ठीक है, अब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जिस समय मिलता है, ठीक है, जिस समय जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, व्हाट इज द लोड पावर फैक्टर एंगल? दैट इज cos phi r। दैट इज जब आपका लोड पावर फैक्टर एंगल चेंज करते करते 90 माइनस थीटा हो जाएगा उस समय वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, या फिर दैट इज tan इनवर्स r बाई x के बराबर हो जाएगा। उस समय आपको वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिलेगा? जीरो। और अगर उस समय मैं लोड का पावर फैक्टर निकालूं दैट इज cos phi r कितना? दैट इज x बाई जेड। जब आपका लोड का पावर फैक्टर x बाई जेड हो जाएगा उस समय वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में जो लोड का पावर फैक्टर होता है दैट इज x बाई जेड। और ये किस नेचर का होता है बेटा? दैट इज लीडिंग नेचर का होता है। ठीक है, दिस इज लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अगर कहीं पूछ लिया जाए वेयर जेड, वेयर व्हाट इज द जेड, जेड की वैल्यू कितनी है? दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी लिख सकते हैं वेयर
z is nothing but equal to, जहां जहां भी z है, this is the nothing but the under root of r square plus x square. This is the table. वेरिएशन इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे, कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। 6 बजे आपकी मशीन की क्लास होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक्स पहले पढ़ेंगे कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या यूज है, क्यों हम बना रहे हैं, टू वाइंडिंग से क्या एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। कल ग्राफ बनाएंगे, कल मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बेटा, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन के अंदर आपकी ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जानी चाहिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तक, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये लो, इसके ऊपर भी देख लो। बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन में आपका मीडियम, लॉन्ग एंड शॉर्ट, फिर उसमें पावर फ्लो देखेंगे कि जो पावर ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। पावर फ्लो के बाद फिर कुछ और बेसिक्स देखेंगे, फिर आपका जो है टाइप ऑफ कंडक्टर, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लो, बहुत ही आसानी से चीजें समझ जाओगे तुम लोग। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।